नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज के अहम मुद्दे का। भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कहर बरपा रही है। अभी कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट की वजह से मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, वह पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में आरटीपीसीआर टेस्ट के बावजूद इस वायरस के संक्रमण का पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर टेस्ट को कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए मुफीद माना जाता है। दिल्ली के कई अस्पतालों के अनुसार उनके पास कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। कई बार 2 से 3 बार आरटीपीसीआर करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव है। पिछले कई दिनों में कई ऐसे मरीज आए हैं, उनको बुखार था, सांस लेने में दिक्कत थी और फेफड़ों के सीटी स्कैन करने पर हल्के रंग या ग्रे कलर का धब्बा दिख रहा है। यह कोरोना का जाना माना लक्षण है। सर गंगा राम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरूप बासु का कहना है कि इस बार नाक बहना, सर्दी जुकाम और कई ऐसे लक्षण भी मरीजों में देखे जा रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए थे। कई मरीजों को कफ, सांस की कमी वगैरह नहीं हो रही है और फेफड़ों का सीटी स्कैन भी नॉर्मल है, लेकिन 8 से 9 दिनों तक लगातार बुखार रहता है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते कहर के साथ ही लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। लोगों ने जैसे मान लिया है कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है या उनकी जिंदगी अब भगवान भरोसे है। इस बीमारी से तंग आ चुके लोगों को अब महामारी से ज्यादा बेरोजगारी का डर सताने लगा है। मैडम जी क्या करे, बस सभी अपने अपने सेव करके घूमता है, मास्क लगा के घूमता है, अपनी अपनी सेव करके रहता है सब। लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं जो या तो आधा यहाँ गले पे मास्क लटकाए हुए हैं या बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। बहुत से ऐसे भी कस्टमर आते हैं, उनको आप लोग कुछ कह रहे हैं? मैडम जी हम तो उनको कुछ नहीं बोलते, मगर पुलिस प्रशासन अपने आप को सेफ है। यहाँ पे सबको नहीं लगाता मास्क, उनका चालान करता है। 200 रुपये का चालान काटते पुलिस वाले। ठीक है जी। तो आप लोग उनको कोई रिक्वेस्ट नहीं करते? क्योंकि अगर फैलेगा तो दिक्कत तो आप लोगों को भी आएगी। मैडम जी देखिए, सबको दिक्कत है। फैलेगा तो सरकार बंद करवाएगा तो दुकानदारों को, पट्टी वाले सबको नुकसान है। सबको नुकसान सामने करना पड़ता है कि नहीं मैम? बाकी तो अपने आप सब सेफ होकर के अपने आप घूमता है। ये देखिए, सेफ जितना रहेगा उतना अच्छा है मैम, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। तो आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है? मास्क जेब में तंबाकू खाने के लिए खोल कर रखा है। अभी इतना कोरोना का बढ़ा हुआ है और अब मार्केट में भी बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। लगा लेते हैं। डर नहीं लग रहा है क्या इस बार? नहीं, कोई डर, कोरोना से मुझे डर नहीं है। क्यों? क्या कभी नहीं डरा, कोरोना है ही नहीं। अब जा रहा हूँ, इलेक्शन है और इधर लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसलिए जा रहा हूँ। हाँ, कोरोना बढ़ गया। क्या लग रहा है, कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है? कोरोना तो लगेगा ही। तो लॉकडाउन लगेगा। क्या कौन बता रहा है, कौन ये बोल रहा है कि अब कह रहा है भाई, जिसकी सरकार है वो कह रहा है, मोदी कह रहा है, और कौन कहेगा? तो लॉकडाउन लगेगा तो आप वापस क्या करने जा रहे हैं? वापस घर जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत जो कुछ है वो करूँगा जाके। तो लॉकडाउन में ना फंसो इसलिए जा रहे हैं? हाँ जी। पिछली बार क्या हुआ था जब लॉकडाउन में? पिछली बार तो मैं घर पे ही था। हाँ। पिछली बार घर पे ही था, आने वाला था, लॉकडाउन लग गया था, हाँ। तो मैं आया ही नहीं था। तो हमने कहा जब लॉकडाउन लग गया तो क्या करूँगा जाके वहाँ। फिर उसके बाद में चुप हल्का हुआ, तब उसके बाद में मैं आया। फिर वही हाल हुआ। 21 तारीख को पिछले साल लगा था, फिर ये 1 साल से ऊपर हो गया, फिर वही हाल हो गया। तो इसीलिए भाग कोरोना की वजह से। और क्या, अब चाहे कोरोना समझो और चाहे कुछ भी समझो, और कुछ नहीं। तब कब वापस आओगे? अब कोई ये जब तक हटेगा नहीं तब तक नहीं आएगा। ये सर प्रिकॉशन तो अपने हाथ में है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कल को हम किसी को भी ब्लेम करेंगे, कोरोना ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये तो हमें खुद देखना है ना, अपना बचाव खुद करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? सर इसमें देखो, गवर्नमेंट की सख्ती से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लोगों के अंदर पर्सनल जागृति आनी चाहिए। लोगों को खुद फील होना चाहिए कि बिना मास्क के हमारा ही नुकसान है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तो किसी को कौन क्या बचा सकता है। मास्क तो सबसे पहले ज़रूरी है और बाकी चीज़ें तो बात है, और हैंड वॉश वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा जहां आप ज़रूरी है वहीं जाएं, अननेसेसरी कहीं ना जाएं। जिस तरह से कई लोग यहाँ मास्क डाले नहीं दिख रहे, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए आप? तो डालना चाहिए कभी। तो देश के लिए अप्रैल का महीना आफत लेकर आया है। लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े डरावने और चिंता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और वैक्सीन को लेकर सुनिए राजनेताओं की प्रतिक्रिया।
कि हम लोग सभी मंत्रीगण जाएं और देखें कि इस टीका उत्सव में कोरोना के कैसा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टरों से मिलें। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि आज मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में आऊँगा। डॉक्टर विश्वास, श्री मंडल जी, उनकी सारी टीम से मुलाकात हुई और यहाँ मैंने देखा है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत ही उत्साह से काम चल रहा है। और जो अपेक्षा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो कोरोना की लड़ाई में, तो वो काम चल रहा है। स्थानीय विधायक, अपने पार्टी के वरिष्ठ संजय चौरसिया भी मेरे साथ हैं। जो मैंने आज सुबह तक की जानकारी प्राप्त की है, देश में अभी तक 11 करोड़ डोज कोरोना के लग चुके हैं, 9.5 करोड़ लोगों को। अब इस बात को आप समझें कि अभी कोरोना का टीका 45 प्लस के लोगों को लगाया जा रहा है। तो उसमें अगर आज सुबह तक 11 करोड़ डोज लग चुके हैं देश के लगभग 9.5 करोड़ लोगों को, तो ये एक संतोषजनक बात है। इसको और आगे करना है और एक बड़े अभियान के रूप में कार्यक्रम चल रहा है, ये चले। इसीलिए पटना साहिब मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है। कुल मिला के 36,446 बेड्स हमारे पास कोविड के इलाज के लिए आज उपलब्ध हैं। उपलब्ध मतलब पेशेंट्स भी हैं कई। 5 दिन में कुल मिला के 5,700 से अधिक बेड बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना, जहां सामान्य लक्षण के मरीजों को एडमिट किया जाएगा। अभी 52 में से 43 जिलों में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिनके बिस्तर की क्षमता लगभग 7,215 है और सामान्य या कम लक्षण वाले पेशेंट्स के लिए अलग अलग जिलों में संख्या थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिला के 4,847 बेड्स अभी उपलब्ध है। अभी 9 जिले बचे हैं जहां भी कोविड केयर सेंटर बनने हैं। आज मैंने सवेरे से अब तक लगभग हर जिले में जिला प्रशासन से चर्चा की है, वहां की स्थितियों की जानकारी ली है और 3 बजे अभी हमारी फिर बैठक है, जिसमें प्रभारी मंत्री भी, जिनको कोविड प्रभारी बनाया गया है, ऑफिसर्स रहेंगे। हम फिर आगे की स्थिति पर बात करके जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाएंगे। ये हम लोग स्वीकार भी करते हैं और जिस तेजी के साथ हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं कोविड पेशेंट के, उतने तेजी के साथ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेड की व्यवस्था कर दें। मुख्यतः हमको 12 से 14 ऐसे शहर हैं जिसमें मुख्य रूप से 5 शहर बड़े शहरों में जहां बहुत तेजी से ये बढ़ा है और बेड की व्यवस्था जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जब समाप्त होने के आधार पर पहुंच गया था तो उस समय सभी अस्पतालों ने अपने नॉर्मल क्लिनिक शुरू कर दिए थे, अपने नॉर्मल गतिविधियां शुरू कर दिए थे। आज उन्हीं लोग से फिर दोबारा उनसे हम लोग ने कहा भी है और सख्ती से भी कहा है कि सभी हॉस्पिटल को आप पुनः कोविड के रूप में चलाएंगे, बेड्स को ऐड करेंगे, उसके साथ वेंटिलेटर, आईसीयू, जो भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन है उसको पूरा आप ऐड करेंगे। सरकार की तरफ से जितना भी जो संसाधन देना होगा वो हम लोग देंगे। तो इसी गतिविधियां में लखनऊ जैसे शहर में जो सबसे अधिक केसेस आ रहे हैं, 5300 से भी ऊपर आ चुके हैं, इसमें हम लोग पिछले 4-5 दिन से मुख्यमंत्री स्वयं इसका देखरेख के अंदर, उनके देखरेख के अंदर बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा, वेंटिलेटर्स की संख्या, आईसीयू जहां उपलब्ध हो, ये पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया और जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पहले जुड़े थे, जैसे एरा है, इंटीग्रल है, मेयो है, इस तरह के तमाम लोग जुड़े थे, मेदांता है, सहारा है, सबसे हम लोग ने कहा है कि आप अपने बेड्स की संख्या अधिक और बढ़ाइए, जितना आप पहले देते थे उससे डबल करिए इन सब सुविधाओं के साथ में। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन पर लगे हुए हैं। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जरूर है कि पिछले बार से ये भयावह स्थिति बन गई है। बलरामपुर अस्पताल जो पिछले बार हम लोग ने नहीं इस्तेमाल किया था, आज 300 बेड हम उसको बना रहे हैं। 215 बेड पर हमारा ऑलरेडी वहाँ
प्रारंभ हो चुका है। महाराष्ट्र में अब गवर्नमेंट तंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन कैओस हो रहा है। कल मुंबई के पास में नाला सुपारा में 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो परसों थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। 4 दिन पहले औरंगाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई में डिफेक्ट हुई, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा हम खतरनाक ऑक्सीजन शॉर्टेज का मुकाबला कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसमें ध्यान देना चाहिए। सत्य है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति आ गई है और आज की डेट में ये स्थिति हो गई है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर में कोई मरीज जा रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में पैसा है, इलाज नहीं है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया। हमको कहते हैं, हम कोई बात को अगर कहते हैं सरकार से, राज्य सरकार से, तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं भाई। हमने कहा, आज नहीं, मैं पिछले 10 महीने से कह रहा हूँ, 8-10 महीने से, कि 230 वेंटिलेटर आए हैं केंद्र सरकार से, उसको लगा लीजिए आप। मुझको दिशा की बैठक में हेल्थ विभाग ने ये आश्वासन दिया था, कलेक्टर भी थे, सीओ थे, सभी कांग्रेस भाजपा सबके विधायक थे वहां पर उस बैठक के अंदर में, और मुझको कहा था कि ये 15 दिन में लग जाएगा। ये आज से 8 महीना पहले, अभी तक 15 दिन नहीं आया। तो यही किया। तो आज वो सवाल उठाते हैं, उसमें खराब था, होगा 1-2 खराब, 4 खराब होगा, जो है उसको लगाओ भाई। मेरा कहना ये है। और दूसरा, शेष का पैसा है, 400 करोड़ रुपए आपके पास में पड़ा है और आपने कोरोना के नाम पर जो है शेष लिया है, दारू में टैक्स लगाकर जो है, शराब में टैक्स लगा के आपने जो लिया है पैसा, कब खर्च करोगे आप? उसका न मत बदल सकते हो। आज जब चरम सीमा पे कोरोना है, लोग सड़क पर आ गए, अस्पताल नहीं है, तो इस स्थिति में आप खर्च नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? शरीर में नई जगह छिपकर बैठ रहा है कोरोना। लगातार कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसने चिंता इस समय बढ़ाई हुई है। वहीं अलग अलग राज्य अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कोरोना को काबू में करने के लिए। कहीं अस्पतालों में बेड की यहां कमी दिखाई दे रही है, तो उन कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है कोरोना। तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर प्रशासन को भी करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी इन नए वेरिएंट को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। खैर, देखना यही रहेगा कि किस तरीके से इस नई लहर पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि बीच में हम देख रहे थे कि कोरोना की स्थिति एकदम नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन अब जो एक बार फिर से नियंत्रण से बाहर ये स्थिति जा रही है, तो इसे कैसे काबू में करना है, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप और आज कोरोना की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस मसले पर दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सचिन रावत जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। इनके अलावा खेमचंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं वो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। खेमचंद जी, सबसे पहले एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन देखेगा? क्या हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनको देखकर लग रहा है कि हम एक बार फिर से कहीं लॉकडाउन की स्थितियों को ना देख लें और जिस तरीके से अफरा तफरी पहले मची थी कहीं वैसा ही कुछ ना हो जाए एक बार फिर। और लगातार स्थिति बढ़ भी रही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति नहीं आई है और भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति ना आए। लोगों को साथ में देना है और जो सरकारें इसमें काम कर रही हैं उनको भी गंभीरता से काम करना है। बहुत सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, कुछ स्टेट में स्थिति गंभीर है। जैसे आप बोलेंगे दिल्ली और महाराष्ट्र, वहाँ की स्टेट में भी पहले से बेटर करना शुरू किया है। हालांकि उन्होंने बहुत लेट काम शुरू किया। अगर वो पहले से काम अच्छा करना शुरू करते तो इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति महाराष्ट्र और दिल्ली में नहीं होती। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि सब स्टेट मिलके, और अब आज आपने देखा कि जो विदेशी वैक्सीन भी है जिनको यूएस में या यूरोप में अप्रूवल मिल चुका है उनको भी भारत में अलाउ कर दिया गया है। तो अभी भारत के पास ना सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन बल्कि विदेशी वैक्सीन भी अवेलेबल रहेंगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल जो इनिशिएटिव है वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा। और अभी जो 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें सरकार ऑलरेडी तेजी ला रही है। जो टीका उत्सव चल रहा है उसके तहत बहुत तेजी से टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है और इसका लाभ सबको मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिलने लगे और कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। सचिन रावत जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश में इस समय कोरोना वायरस लगातार तेजी से पैर पसार रहा है, तो इस लड़ाई को क्या हम बेहतर तरीके से लड़ पा रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, आज की डेट में कोरोना का जो केस है और कोरोना के जो मरीज हैं लगभग बड़ी तादाद में बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश हो, भारत में और कई राज्यों में। आज लखनऊ में जिस तरह से कोरोना के केसेस निरंतर बढ़ते हुए जा रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी ने अपने को आइसोलेट किया है क्योंकि उनके कुछ सहयोगी कोरोना संक्रमण के मामले में सामने आए। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आज राजनीति से परे उठ करके आज इस बीमारी से सभी को लड़ना होगा। लेकिन वो लड़ाई कौन लड़ेगा पल्लवी जी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होता है कि जब वैक्सीन बनाई जाती है, वैक्सीन बनाने के बाद में हमारे देश में वैक्सीन का वितरण नहीं होता है और 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बाहर के देशों में भेज दी जाती है। तो ये दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा सरकार के द्वारा? जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है या अन्य सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो दोहरा रवैया क्यों राज्य सरकारों से लगातार मोदी जी कर रहे हैं? वहां पे वैक्सीन पूर्णता नहीं प्रतिबंध करा पा रहे हैं, तो आने वाले समय में कैसे लोग इस कोरोना जैसे वैसी बीमारी से लड़ेंगे? मैं आज की डेट में कह रहा हूं, खेमचंद जी हैं, ब्रजेश पाठक साहब जो कानून मंत्री हैं राज्य सरकार में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रमुख सचिव को कि आज के डेट में हालात बद से बदतर हैं। यहाँ पे ना डॉक्टर सुन पा रहे हैं, ना एम्बुलेंस मुहैया हो पा रही है, लगातार कतारें सामने आ रही हैं, लगातार लोग मर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जवाबदेही है? आज जब इनके मंत्री सवाल उठाएंगे तो पूरे प्रदेश की जनता भी सवाल उठाएगी। आज कौन सुरक्षित है? पल्लवी जी, 2-3 दिन पहले आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, संभल में एक वृद्ध महिला थी, उसको कोरोना वैक्सीन की बजाय कुत्ते का इंजेक्शन लगा दिया गया, रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। ऐसे देवरिया में मामले सामने आए और कई जगह मामले सामने आए। तो आज की डेट में अगर वैक्सीन नहीं है तो आप दिग्भ्रमित करके आप किसी और वैक्सीन को थोड़ी लगा सकते हैं किसी को। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही है। आज पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने में जब तक सरकार पूर्णतः सहयोग नहीं करेगी, पीएम केयर फंड बना, लोगों ने पीएम केयर फंड में सभी लोगों ने डोनेट किया, अरबों रुपया इकट्ठा हुआ, लेकिन वो रुपया कहाँ तक पहुंचा? आज की डेट में जिस प्रकार तो सचिन रावत जी, एक बात बताइए, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं और वहां पर अगर स्थिति खराब हो रही है तो क्या उसका ठीकरा ये कहकर फोड़ा जाएगा कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में जब वर्चुअल मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री जी से, तब भूपेश बघेल साहब ने सवाल किया था
कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ जो वैक्सीन आपूर्ति नहीं हो पाई है वो कब तक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको बंगाल के चुनाव में जाना है और बंगाल में जब तक चुनाव होगा तब तक वहां कोरोना नहीं होगा पल्लवी जी। जैसे बंगाल का चुनाव खत्म होगा वहां भी कोरोना स्टार्ट होगा। आज की डेट में मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक बात बताता हूं पल्लवी जी। पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी के पिता मरे कोरोना जैसे काल में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं राजधर्म निभा रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यहाँ पे हूं, वो अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए। लेकिन आज की डेट में जब उत्तर प्रदेश के हालात बदते बदतर है, लोग मरते हुए जा रहे हैं, तब योगी आदित्यनाथ जी बंगाल के चुनाव में क्या करने जाते हैं? तो आज सीएम भूपेश बघेल भी तो असम दौरे पर रहे थे लगातार, ये शासन में बैठे हुए सीएम भूपेश बघेल भी लगातार असम दौरे पर रहे थे, वहां पर उन्होंने खूब चुनावी जनसभाएं और रैलियां की। तब क्या छत्तीसगढ़ में स्थिति ठीक थी क्या? तब वहां कोरोना नहीं था? नहीं, मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना अगर था, जैसे जिस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी की बात बताई थी ना पिछली बार कि मैंने अपने पिता को मुख्य अग्नि नहीं दी, मैं नहीं गया, उत्तर प्रदेश की जनता को संभाला। और आज की डेट में क्यों जा रहे हैं बंगाल के चुनाव? जब लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, तब उनको कम से कम इच्छा शक्ति बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में मंत्री जी की कम से कम बात सुननी चाहिए थी कि ब्रजेश पाठक साहब अगर चिट्ठी लिखनी पड़ रही है तो आने वाले समय में क्या होगा कि आज की डेट में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उस पर सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, क्योंकि अगर आप सरकार में है तो आपकी पूर्णता जवाबदेही होगी। बेड का प्रावधान आपको करना होगा, आइसोलेशन सेंटर बनाने होंगे, आपको वैक्सीनेशन निचले स्तर पर करना होगा, ये भी आपको पुख्ता इंतजाम करने होंगे। तभी आने वाले समय में कोरोना जैसे केस के बीमारी से हम लोग लड़ते हुए आएंगे। ठीक है, बताइए खेमचंद जी, उनके हिसाब से पूरे देश को इस समय आपको देखना है, चाहे वहां पर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार हो, अगर स्थितियां वहां पर खराब हो रही है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ केंद्र है। कांग्रेस हमेशा से दो मुही राजनीति करते आई है, वही हमारे मित्र भी दिखा रहे हैं, वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ठीक है। और अभी वो बात कर रहे थे कि राजनीति करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से राजनीति करने में लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र का तीसरा केंद्र पर ठोकते हैं। मैं उनको बता दूं मित्र, सबसे ज्यादा वैक्सीन अभी तक जो दी गई है उनमें से टॉप 3 में से 2 राज्य कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान। सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को दी गई है, उसके बाद गुजरात और उसके बाद राजस्थान आता है। ये कह देना कि वैक्सीन तो कांग्रेस शासित प्रदेशों को नहीं दी जा रही, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस शासित प्रदेश हाथ से हाथ रख के बैठे हुए थे। उन्होंने 1.5 साल में अपने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया। और तो और जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनमें भी प्रॉपरली काम हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर स्टेबलिश हो, एनफ वैक्सीनेशन सेंटर स्टेबलिश हो, इस पर भी काम नहीं किया। भारी मात्रा में वैक्सीन का खराब होना भी आपके प्रदेशों से पाया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा तो 4-5 दिन पहले के आंकड़े थे महाराष्ट्र में वैक्सीन खराब हुई, अब वो आंकड़ा और बढ़ गया है। अगर इतनी वैक्सीन खराब नहीं होती तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों को और वैक्सीन मिलती। महाराष्ट्र में हमें सभी पता था कि विदेशों से, particularly यूरोप और यूएस से वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वहाँ पे संक्रमण फैला हुआ है। उन लोगों की ना ट्रेसिंग हुई, ना ही उनको आइसोलेट किया गया और ना ही उनको ट्रीटमेंट दिया गया। ये दिखाता है वहाँ की सरकार की निष्क्रियता, वहाँ की सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर। और ये तीसरा केंद्र खोलना चाहते हैं। केंद्र अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है, बहुत अच्छी से कर रहा है। केंद्र सरकार ने साइंटिस्ट के साथ मिलके और डॉक्टर्स के साथ मिलकर प्लान बनाया और 2 बड़ी वैक्सीन अपने देश के लिए स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया। वो वैक्सीन भारी मात्रा में प्रोड्यूस हुई, जितनी हमारी कैपेसिटी थी वैक्सीनेशन की उससे ज्यादा वैक्सीनेशन स्टेट को सप्लाई की गई और आज स्टॉक में भी है। कहीं भी भारत में वैक्सीन की कमी नहीं है। और जो साइंटिफिक मेथड था पूरे विश्व में, उसी साइंटिफिक मेथड से हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और सबसे ज्यादा तेजी से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन भारत में लगाया गया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। वैक्सीनेशन का कार्य सही तरीके से चल रहा है, उसके बाद भी हम इस संक्रमण की चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। खेमचंद जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सचिन जी, आपका धन्यवाद, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से स्थिति भी लगातार बद से बदतर हो रही है। सोमवार को रिकॉर्ड केस दर्ज होने के बाद हमारे देश में एक्टिव केसों की संख्या 12 लाख के पार चली गई है, जो वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और चिंता बढ़ाने वाला है। इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल खेमचंद जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। खेमचंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, और मेरा सवाल यह था कि जब वैक्सीनेशन इतना अच्छा चल रहा है, लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन अच्छी तरीके से लोगों को वैक्सीन लगा सके, रिकॉर्ड संख्या में हम वैक्सीन लगा सके, उसके बाद भी इस संक्रमण की चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? कमी कहां रह जा रही है? क्या लोगों की लापरवाही है या फिर इच्छा शक्ति की भी कमी है? देखिए, दो चीजें, एक तो जो विपक्ष है, विपक्ष के रूलिंग जो स्टेट है वहां पे बहुत ज्यादा कमी है। अभी आपने देखा कांग्रेस के मित्र किस तरीके से मिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, वैसा ही उनके सारे लीडर कर रहे हैं। जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा अफवाह हो, ताकि वैक्सीनेशन अपनी स्पीड ना पकड़ पाए। लेकिन फिर भी मोदी जी और सरकार की सिंसियरिटी की वजह से वैक्सीन ने स्पीड पकड़ी और मोदी जी ने टीका उत्सव मना के उसको और ज्यादा नार देने की कोशिश की, और हम सभी देख रहे हैं कि उसके परिणाम सबके सामने। लेकिन जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई एक फ्रंट से नहीं बल्कि चारों फ्रंट से हमें लड़नी होगी। हमें अपना बचाव भी करना होगा, हमें मास्क लगाना होगा, हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करना है, हमें भीड़ भाड़ से बचना होगा ताकि संक्रमण एक से दूसरे को ना फैले। वैक्सीन ये चुनावी राज्यों के लिए नहीं है क्या सर? एक मिनट, ये मेरा सवाल है खेमचंद जी। उससे पहले मैं स्वागत कर देती हूँ, कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ, केवल ढींगरा जी। सर स्वागत है आपका। आपके पास में आऊंगी, उससे पहले एक बार खेमचंद जी की बात कंप्लीट हो जाए। बताइए सर, ये जो तमाम नियम अभी आप बता रहे थे, ये चुनावी राज्यों के लिए नहीं है क्या? पल्लवी जी, सबके लिए है, और अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर, अपनी जो सिक्योरिटी है वो अपने हाथ में है। हम आपके टीवी के माध्यम से सबसे अनुरोध करेंगे, चुनावों में या आप रैली में जाएं, मीटिंग में जाएं, बिना आप मास्क के कहीं भी ना जाएं। आप कोशिश करें कि कोई संक्रमित व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति दिखता है तो आप दूरी बना के रखें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बुलाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ओर से अपनी जो हेल्थ है उसका ख्याल ना रखें। माननीय पीएम साहब भी बार बार अनुरोध कर रहे हैं, और माननीय पीएम साहब मंच से भी आपको दिखा दें कि वो बिना मास्क के वो भीड़ में या 4 लोगों के बीच में नहीं जाते। जब इतनी बड़ी अथॉरिटी ऐसा करती है तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप मास्क लगा के जाएं। तीसरी बात रही कि हम सबको अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे हमें सिंसियरिटी होके हमें जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो बनाने होंगे, ताकि जो लोग अपने घर पे आइसोलेशन में नहीं रह सकते या उनको वहाँ पे उपलब्धि नहीं है या वहाँ पे उनके पास साधन नहीं है, तो वो पब्लिक आइसोलेशन सेंटर में जाके अपने 2 हफ्ते बिता सके और वहाँ पे अपना इलाज अच्छे से करा सके। तीसरा, मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप
अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें जरूर हिस्सेदारी करें, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में वैक्सीनेशन अपनी स्पीड नहीं पकड़ा है। वहाँ पे लोग अभी भी संदेह की नजर से देख रहे हैं कि पहले पड़ोसी लगा ले, पड़ोसी को फायदा होता है नुकसान होता है, उसको देख के मैं लगाऊं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दिल्ली जैसा स्टेट जहाँ पे उन्होंने 6 महीने पहले ही सभी का डेटा कलेक्ट कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ की जो सरकार है उसकी निष्क्रियता की वजह से वो आज भी 60 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं कर पाई, जिनका तो डेटा उनके पास उपलब्ध है। वो चाहते तो फोन कर सकते हैं, उनके पास SMS कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन वो गंभीर नहीं दिखते और वो वहाँ पे बिल्कुल फेल्यूर है। और बार बार बातें करते हैं कि वैक्सीनेशन सबको दे दी जाए और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि उन्होंने अभी तक अपने किसी भी बड़े हॉस्पिटल को 100% कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने प्राइवेट जो हॉस्पिटल है 14 हॉस्पिटल उनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। अरे भैया, प्राइवेट को कौन झेलेगा? आम आदमी प्राइवेट में कैसे जाएगा? प्राइवेट कितना पैसा ले रहे हैं, किस तरीके से लूट रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो आप सरकारी हॉस्पिटल को एम्पावर करने की बजाय, सरकारी हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की बजाय ये सरकारें प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी बढ़ा रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, ये हॉस्पिटल की बात पर ही मैं आऊंगी सर। एक सवाल, एक तस्वीर मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगी, इस हॉस्पिटल की ही बात पर मैं आऊंगी। बताइए केवल ढींगरा जी, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं केवल ढींगरा जी से। सर, जिस तरीके की स्थितियां अभी देश में बनी हुई है, कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, वहां पर भी स्थितियां कोई ठीक नहीं है, जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हम इसी तरीके से गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते रहेंगे कि केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र कह देगा कि नहीं राज्य सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही है, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं? एक जिम्मेदार व्यक्ति तो होना चाहिए जो कह सके कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने राज्य को बचा सकूं, मैं अपने देश को बचा सकूं। नहीं पल्लवी जी, असल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना राज्य का सवाल है ना सेंटर का सवाल है। ये सेंटर की सरकार जो है झूठ का पुलिंदा है और ये जो सारा सिस्टम है सारा को कंफ्यूज कर रखा है। सारे देश को कंफ्यूज करने वाले 2 आदमी है। उसका पहले आदमी का नाम है अमित शाह, दूसरे आदमी का नाम है हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी। इन लोगों ने सारे देश का गला पकड़ के उसको गले को भींचना शुरू कर दिया और सारे देश को मारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा है। इस इन्फ्लुएंजे का रेल बना के इन्होंने ऐसा कर दिया, डरा के लोगों की सबकी जो है नुकसान करना शुरू कर दिया पूरे देश का। आज भी नुकसान कर रहे हैं पूरे देश का। खेमचंद जी चाहे जो मर्जी यहाँ पे कहानी सुना के चले जाए, पर मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूँ, सारे देश को जो हमारी देश की इकोनॉमी है उसका भट्ठा बिठाने वाली जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कोरोना की कहानी को सुना के लोगों को ऐसा भरमाएंगे कि सारे देश का भट्ठा बैठ जाए। दूसरी बात, ये सारे जानबूझकर लॉकडाउन किए जा रहे हैं, सारे जानबूझकर जो है इसके बीच में शरारत की जा रही है। सारे डाटे जो है ये शरारत पूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। आज मुझे बता दें खेमचंद जी, अगर ये वैक्सीनेशन से कोरोना खत्म हो जाएगा या नहीं, ये बता दें। खत्म नहीं होगा, उसको दोबारा फिर कोरोना होगा। तो ये सब झूठ डाटे हैं सारे देश। तो वैक्सीन ना लगवाएं केवल ढींगरा जी, वैक्सीन ना लगवाएं क्या? खेमचंद जी एक उनके पहले जसूस जो बीजेपी और मोदी और अमित शाह की कहानी सुनाने आए हैं हमको, और देश पूरा जो है वो इस हाथों में खेल रहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी भी खत्म हो जाए, हमारे देश का मीडियम तबका भी खत्म हो जाए, हमारे देश के लोग भी खत्म हो जाए। क्योंकि किसान अगर बैठे हैं तो उनको कोरोना नहीं हो रहा। अगर कर्नाटक जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं हो रहा, कुंभ में इतने लाखों की भीड़ आ रही है वहां कोरोना नहीं हो रहा, तो कोरोना फिर हो कहां रहा है ये बताना चाहिए इनको। अगर इन्होंने कुंभ के बीच में इतनी इजाजत दी, इतने एक बात बताइए केवल जी बात सुनिए सर, बात सुनिए मैं बताती हूँ ना कोरोना कहाँ हो रहा है। कोरोना राजस्थान में हो रहा है, वहां हो सकता है 17 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लग जाए। कोरोना महाराष्ट्र में हो रहा है, कोरोना छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कोरोना झारखंड में हो रहा है। अब भी आप ये कहेंगे कि देश में कोरोना जैसा कुछ नहीं है और वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा? आप ये यहाँ पर बैठकर ये कहना चाहते हैं कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, डरिए मत। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देश को कंफ्यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 2 आदमियों की सरकार है, जिन लोगों ने इतने तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर, लोगों को बेवकूफ बनाओ। अभी तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ तमाम लोग कहते हैं, आपके ही जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो इतना कोरोना को लेकर चिंता जता रहे हैं और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि कंफ्यूज कर रही है सरकार। कोरोना है कहाँ? किसानों को तो कोरोना नहीं हो रहा, रैलियों में तो लोगों को कोरोना नहीं हो रहा, फिर कोरोना है कहाँ? पल्लवी जी एक बात बताएं, अगर कुंभ को इजाजत दे रही है बीजेपी की सरकार, इसका मतलब कोरोना नहीं है।
कुंभ को इजाजत इतने लाखों लोगों को हरिद्वार में इकट्ठा होने की किसने इजाजत दी? बताइए खेमचंद जी, कुंभ को किसने इजाजत दी? उनके हिसाब से कुंभ नहीं होना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है कि गलती केवल जी की नहीं, ये गलती उनके अध्यक्ष और उनके पूर्व अध्यक्ष की। जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाया, जिस तरीके लोगों के दिमाग में उन्होंने गंद फैलाया, जिस तरीके से वो लोग झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो वैक्सीनेशन ड्राइव को बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसी का असर ढींगरा साहब पे दिख रहा है। ढींगरा साहब पूरी तरीके से भ्रमित है। वो वैक्सीनेशन को खराब बता रहे हैं, वो वैक्सीनेशन को गलत बता रहे हैं, वो कोविड की समस्याओं को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अरे भैया, महाराष्ट्र में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे लाखों लोग संक्रमित है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आप उसको गलत बता रहे हो। राहुल गांधी को आप जेल मत करो। राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं। मेरे भैया, मैं ये नहीं चाहता कि लोग आपको ऐसे शब्दों से बोलाएं। आप ऐसी बातें ना करो। और सबसे बड़ी बात, पल्लवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति ठीक से बोले जो ये बोले कि वैक्सीनेशन गलत है, वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए, वैक्सीनेशन से कोई लाभ नहीं है, कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, ऐसे लोगों को कृपया टीवी पे ना बुलाएं। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस समय इस महामारी में ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन गलती हमें टीवी पे ऐसे लोगों के द्वारा नहीं करनी है। एक एक करके देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है। रही बात कुंभ की, हिंदू मानसिकता बार बार सामने आ जाती है। राहुल गांधी जी की जो मानसिकता है तो कांग्रेस की एंटी हिंदू मानसिकता वो सामने आ जाती है। हम सभी जानते हैं कुंभ एक ऐसा आयोजन है जो पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है। लास्ट टाइम पूरे विश्व देखा, इस टाइम भी अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके पास नेगेटिव। ठीक है, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। और बात ऐसी है खेमचंद जी, आराम से आराम से आराम से, केवल जी आप भी एक एक करके बात करेंगे। और बात यह है खेमचंद जी, यहाँ हिंदू विरोधी कोई नहीं है, किसी के त्योहार से, किसी के पर्व से हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जब आम जनता की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो रहा है, लोग अब वापस से वो जगह छोड़कर जा रहे हैं जहां वो काम करते हैं, तो कोरोना होता है सर। लेकिन कुंभ के लिए कोरोना नहीं होता, रैलियों के लिए कोरोना नहीं होता है, ये दिक्कत है सर। किसी आंदोलन के लिए कोरोना नहीं होता है, आपको चुनावी जनसभा करनी है तो कोरोना नहीं होता है। लेकिन 4 लोग इकट्ठे होकर अगर ऑफिस जा रहे होंगे तो कोरोना हो जाएगा। अगर एक जगह भीड़ लगाकर कोई काम कर रहा होगा तो कोरोना हो जाएगा। श्रमिकों के लिए कोरोना हो जाएगा सर, उसके लिए फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाती है। देखिए, आपने सवाल किया, मेरे को बात रखने दीजिए। कुंभ की बात रही, कुंभ पे सवाल उठाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कुंभ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। आप बात इतना तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश करते हैं? आप ऐसे क्यों बताने की कोशिश करते हैं कि देश में सब हिंदू विरोधी हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के? सवाल किया है तो आप सुन लीजिए ना, तो लोगों को भी पता चलेगा। तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करेंगे, मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ खेमचंद जी। पल्लवी जी रुकिए, तोड़ मरोड़ कर साफ साफ कह रहा हूँ, आप बताना, मेरे को बोलने दीजिए। कुंभ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। उत्तराखंड में समस्या गंभीर नहीं है, समस्या महाराष्ट्र में गंभीर है, समस्या राजस्थान में गंभीर है। समस्या यदि राजस्थान और महाराष्ट्र में गंभीर है तो उसको हम उत्तराखंड में कैसे लागू कर सकते हैं? हमने पहले सिस्टम में बताया, अपने आप इससे निर्णय लें। जहाँ पे समस्या गंभीर है वहाँ लॉकडाउन लगाएं, जहाँ समस्या गंभीर है वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली रूल और रेगुलेशन फॉलो करें। अरे जहाँ पे कोविड केसेस पाए जा रहे हैं वहीं पे तो आप कंटेनमेंट जोन बनाओगे। अगर उत्तराखंड में प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुंभ में जाने वाला अपनी एंटी कोविड की रिपोर्ट लेके जा रहा है, वो बता रहा है, उसकी टेस्टिंग हो रही है कि वो कोविड पेशेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत है? वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है, लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई कोविड पाया जाता है तो उसको इलाज कराया जाता है, उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, आइसोलेट किया जाता है। भीड़ में कोविड वाले लोग नहीं घूम रहे। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लापरवाही थी और हमें पता था। वहाँ पे कोविड के लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे कोविड के बीमार लोग विदेशों से आ रहे हैं, हम उनको ना पहचान रहे थे, ना आइसोलेट कर रहे थे, ना ही उनको इलाज करा रहे थे। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया और महाराष्ट्र के लोगों ने आसपास 3 फैला दिया। आज जो सबसे बड़ा जो है इस समय कोविड का वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की वजह से आसपास के स्टेट में स्थिति गंभीर हुई है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने फेलियर पे कुछ काम नहीं करते, वैक्सीनेशन को स्पीड अप नहीं करते, इधर उधर की अंदर बातें करते हैं। ये लोगों को कहते हैं कोविड नहीं है, आप खुले घूमो, आप वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं। इनकी ठीक है, केवल ढींगरा जी से प्रतिक्रिया ले लेते। बताइए केवल ढींगरा जी।
अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो आप वहां जा सकते हैं, वहां कोरोना को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूं कि माह रमजान को लेकर केंद्र की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आएगी, तब आपका कोरोना बीच में नहीं आएगा, मैं ये भी उम्मीद करती हूं। बताइए केवल ढींगरा जी। पल्लवी जी, इनका उत्तरांचल में कोरोना नहीं है, इनका केरल में कोरोना नहीं है, इनका तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, पुडुचेरी में कोरोना नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है, कर्नाटक में पहले ही इन्होंने कह दिया हमारे कोरोना नहीं है। ये कौन सा सरकार है? एक जगह पे कोरोना है, दूसरी जगह पे कोरोना नहीं है। इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। कांग्रेस के हिसाब से क्या है केवल ढींगरा जी? कांग्रेस के हिसाब से क्या है ढींगरा साहब? ऐसी बेशर्म सरकार देश ने देखी नहीं। कांग्रेस के हिसाब से क्या है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, देश में कोरोना है या नहीं? और आपका बयान मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से समझूंगी। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान ये है कि आप लोगों को हॉस्पिटल ज्यादा बनाने चाहिए थे, जहां पे कोरोना का पेशेंट, संगीन पेशेंट आए, जिसको वेंटिलेटर की जरूरत हो, आपने हॉस्पिटल वैसे बनाने चाहिए थे, कोई नहीं बनाए। पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ में से 600 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना होगा, ये बात ICMR कह रहा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस स्टेट में कोरोना होगा और इसमें नहीं होगा? अगली बात आ गई 135 करोड़ लोगों की। 135 करोड़ लोगों के लिए कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी दवाई आई, कितनी उनके लिए तैयारी की, उसके लिए इनकी रिपोर्ट है नील, जीरो। एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बनाया, एक भी 1.5 साल से कोरोना की रिपोर्ट चल रही है। दिसंबर 18 से इनको पता था कि कोरोना देश के अंदर आ रहा है, और उस दिसंबर से लेकर आज अप्रैल 2021 तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना हॉस्पिटल बनाए गए, ना कोई उन्होंने कुछ नहीं किया सर, वो मैं समझ रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के हिसाब से देश में कोरोना है या नहीं, मुझे जवाब बस इस बात का दीजिए ढींगरा साहब, कांग्रेस के हिसाब से देश में कोरोना है या नहीं। मेरा सवाल यूं ही रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOC, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर आज हमारी चर्चा चल रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढींगरा साहब, इधर उधर की बात ना करके आप सीधे पॉइंट पे आ जाइएगा। कांग्रेस क्या मान रही है, देश में कोरोना है या नहीं? देखिए, कोरोना एक इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा में आपको मैं बताता हूँ, ये एक वायरस है और वायरस जो है, पहले आपको ये बताता हूँ, जो वायरल बुखार आता है उसमें भी वायरस आता है, डेंगू में भी वो आता है, साइरस वायरस आया था वो भी, उसमें भी चेचक आया था, स्पेनिश वायरस आया था। ये सभी तरह के वायरस हैं और वायरस ये वाला जो है वो एक इन्फ्लुएंजा है। इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया पूरे देश को और उनको डरा दिया कि ये एक ऐसा वायरस है जो जान ले लेगा, मर जाओगे, ऐसे हो जाओगे, आप लिट जाओगे और आपके अंदर जो है कुछ नहीं बचेगा। आप ये देखिए, कोरोना पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ना कि कोरोना अपने देश के अंदर है। मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन करने से कोरोना जाएगा कैसे, ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? अगर रश होता है तो रैली क्यों हो रही है? अगर रश करने से ही कोरोना होता है तो रैलीज क्यों हो रही है? कुंभ के स्नान क्यों हो रहे हैं? भीड़ इकट्ठी क्यों होने दे रही है? सरकार ही होने दे रही है। सरकार क्यों होने दे रही है अगर भीड़ इकट्ठी? क्योंकि इनको पता है कि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके साथ लड़ने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसके लिए लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। जो काम होना चाहिए वो लोग ये कर नहीं रहे। कितना कंफ्यूजन फैला रखा है। ढींगरा साहब, एक बात बताइए सर, दो सवाल ढींगरा जी, दो सवाल, बात सुनिए, सवाल सुनिए। पहला सवाल ये कि ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो जो मौतें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं? और दूसरा सवाल यह है कि लॉकडाउन लगाने से क्या कोरोना चला जाएगा? तो ये सवाल एक तो आप महाराष्ट्र की सरकार से पूछिए कि क्यों उन्होंने अलग अलग जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है, और दूसरा आप छत्तीसगढ़ की सरकार से भी पूछिएगा कि क्यों रायपुर और दुर्ग जैसे जिलों में इस तरह के हालात बना रखे हैं कि वहां कर्फ्यू जैसे हालात हो चुके हैं और लॉकडाउन लग चुका है। इन दो राज्यों से भी तो पूछिए ना सर कि अगर लॉकडाउन लगाने से कोरोना चला जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वो इस राह पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? पल्लवी जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गाइडलाइन जारी करती है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो जो गाइडलाइन करेगी मुख्यमंत्री को वो बात माननी पड़ेगी। अब मैं आपको बात कह रहा हूं कि ये सरकार जो होती है, सेंटर की सरकार, जब ये लॉकडाउन या कर्फ्यू की बात को जारी करेगी तो स्टेट उसका पालन करेगी। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने अपने वर्ड में खुद कहा है कि जो हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं या वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं या लॉकडाउन कर रहे हैं, उससे कोरोना में फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, जो आईसीएमआर में रहते हैं, जो जिनका आईसीएमआर के अंदर पॉइंट रखने का बात है हमारे भारत का। जब वही ये बात कह रहे हैं तो हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो चिट्ठियां डिजास्टर मैनेजमेंट की जो जारी कर रही है सरकार, वो डिजास्टर मैनेजमेंट की चिट्ठियां जो जारी करेंगे उसके हिसाब से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये सवाल का जवाब दे दिया मैंने। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इन्फ्लुएंजा जो कह रहा हूं, इन्फ्लुएंजा जो होता है, एक वायरल बुखार भी इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू भी इन्फ्लुएंजा होता है, और ये जो बीमारियां हैं ये इन्फ्लुएंजा होता है क्योंकि वायरस जो होता है वो अटैक करता है। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि बुजुर्ग आदमी के लिए या जो आदमी जिसको ऑलरेडी बीमारियां हैं या उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध होने चाहिए, उसके पास जो आईसीयू के बेड होने चाहिए जिससे उसका उपचार किया जा सकते ऑक्सीजन के माध्यम से। आप ये बताने में कामयाब नहीं है कि आपने कितने हॉस्पिटल नए बनाए, कितनी ऑक्सीजन के सिलेंडर नए आए। मैंने हॉस्पिटल के लिए और बेड के लिए नहीं सवाल किया था, मैंने सवाल ये किया था कि जो लोग मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। और सर, इतना बेपरवाह मत कीजिए, वैसे लापरवाही की हद पार कर रखी है हमारे लोगों ने। हम देख रहे हैं रोजाना तस्वीरें कैसे मार्केटों में भीड़ लगा रखी है। अगर आप ये सब बोलेंगे तो इतने बेपरवाह हो जाएंगे कि बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के वो हर जगह इसी तरीके से भीड़ लगाते रहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं खेमचंद जी? एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर ढींगरा साहब मैं तुरंत आपके पास लौट रही हूँ। बताइए खेमचंद जी। देखिए, ढींगरा साहब से तो हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप थोड़ा पढ़ लिख के आए। ढींगरा साहब जब केस कंट्रोल कर रही थी तो आपकी स्टेट हल्ला मचा रही थी कि हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता, हमें अपने हिसाब से काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। अभी स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि आप निर्णय लें, अगर स्थिति खराब है तो आप लॉकडाउन करें, स्थिति खराब नहीं है तो वहाँ पे स्थिति को नॉर्मल रहने दें। ये निर्णय
स्टेट के पास है, तो आप क्यों प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बात करते हो? लॉकडाउन लगाना था, रिस्ट्रिक्शन लगानी थी, नहीं लगानी थी, ये राज्यों के हाथ में था। जिस तरीके की मानसिकता कांग्रेस की है, उसी मानसिकता की वजह से महाराष्ट्र में केसेस बढ़े। आज भी 60,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आए और वो स्थिति बद से बदतर हो गई और उस स्थिति की वजह से आसपास के स्टेट भी चपेट में आ गए। वहाँ पे खुले में छोड़ दिया। सरकार अपने लूट खसोट में लगी हुई थी, सरकार एक्सटॉर्शन में लगी हुई थी, लोगों को मरवाने में लगी हुई थी और लोग कोविड में इन्फेक्ट होते जा रहे थे, गंभीरता बढ़ती जा रही थी और लोग विदेशों से आके महाराष्ट्र में कोविड को फैलाते जा रहे हैं। लेकिन ये चुपचाप बैठे हुए हैं। आज भी वही अनर्गल बातें कर रहे हैं, कहीं कोरोना है नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ अफवाह है। ऐसी बातें ना करें भैया, उसी की वजह से पूरा महाराष्ट्र बर्बाद हो गया और हमारे देश में स्थिति फिर से गंभीर हो गई। अभी आप गंभीरता से बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, लोगों को मदद करें, जहाँ पे आपकी स्टेट है वहाँ पे सख्त निर्देश दें कि अच्छे से वैक्सीनेशन का ड्राइव हो, राजनीति ना हो और जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको सख्ती से अच्छे से सर, जब हमारी सरकारें ही दोहरा रवैया अपनाएंगी तो आप कैसे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात मान ले? ये बताइए। हर राज्य के लिए अलग स्थिति और फिर ये कह देना कि नहीं वहां पे तो साहब स्थिति ज्यादा खराब है इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है और यहाँ तो कुछ नहीं है इसलिए सारी छूट है, ऐसा कैसे संभव है सर? जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं होती ना। दो मुंह नहीं है, आप बात को समझिए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी अलग है। इवन हमारे देश में जब एक समय में ठंडी और गर्मी एक साथ हो सकती है तो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र में बीमारी भी अलग अलग समय पे कम या ज्यादा हो सकती है। ये फैक्ट है, ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई महाराष्ट्र में बीमारी है तो उत्तराखंड में भी बीमारी होगी, महाराष्ट्र में बीमारी है तो राजस्थान में भी होगी। ऐसा नहीं, आसपास के एरिया में होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे देश की डेमोग्राफी के अनुसार एक समय में हर एक जगह कोई चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन दो मुही बातें जो कांग्रेस कर रही है, जो वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ वो केंद्र पे आरोप लगा रही है, दिखाता है ये लोग गंभीर नहीं है। लेकिन सब कुछ गलत नहीं है। लाखों लोग वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं, तो लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने में मदद कर रहे हैं और सरकार बहुत गंभीरता से केंद्र सरकार काम कर रही है। अभी नई वैक्सीनेशन को भी मंजूरी दी गई है। हमारे यहाँ पे देश की स्वदेशी वैक्सीन के प्रोडक्शन को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मई आते आते कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सभी के लिए खुल जाएगी। तो वैक्सीनेशन सभी के लिए खुल जाएगी तो सब लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। जब सब लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी तो इस महामारी से हम जल्दी निजात कर पाएंगे। लेकिन हमें कांग्रेस के जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है। ये चाहते हैं सर सही जानकारी दे कौन रहा है ये डिसाइड कौन करेगा? सही जानकारी दे कौन रहा है ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि अगर मैं खेमचंद जी आपकी बातें सुनूं तो उस हिसाब से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राज्य एकदम सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है और जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है वहां पर स्थितियां खराब है। आपकी माने तो ऐसा है, ठीक है। और कांग्रेस की केवल ढींगरा जी की मैं मान लूं तो उनके हिसाब से तो आप सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं एक एक कमेंट दोनों से लेना चाहूंगी। बताइए ढींगरा साहब, अभी एक सेकंड सर, ढींगरा साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। बताइए पल्लवी जी, इन्होंने कितने हॉस्पिटल आज तक बनाए, कितने आईसीयू बेड बनाए हैं वो बताना चाहिए इनको, इधर उधर की बातें छोड़ के। दूसरी बात, इनको ये भी बता देना चाहिए आज टीवी के माध्यम से कितनी स्टेट में कोरोना है और कितनी स्टेट में कोरोना नहीं है, ये भी बता देना चाहिए इनको। बता तो दिया सर, जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं है, जहां अन्य राजनीतिक दलों की है वहां पर है, और कैसे बताया? बता तो दिया, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर स्थितियां गंभीर नहीं है, जहां अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है वहां स्थितियां गंभीर है। इनके लिए शर्म की बात है कि इन लोगों ने देश को मूर्ख बना रखा है। चलिए ठीक है, ढींगरा जी, खेमचंद जी, आप दोनों का ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस चर्चा को हम यहीं पर अब विराम दे देते हैं, समय की कमी है। आप दोनों का धन्यवाद, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हकीकत यही है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लापरवाही ना बरती जाए, वही सही है, वही हमारे जीवन के लिए सही है। तो किसी भी नेता या किसी राजनीतिक दल के समर्थन में ना जाए, ना ही उनकी बातों पर ध्यान दे। अगर वाकई में स्थितियां खराब है तभी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए एएनबी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और बेवजह अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।